हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। स्वागत है आपका आर्या फिजिक्स पॉइंट पे। आज हम लोग करने वाले हैं टीएमयू बीएससी पार्ट 1 के फिजिक्स पेपर 1 में क्लास 18 में हम लोग पढ़ेंगे विस थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। तो विस ने क्या किया? विस ने जो लेंजविस थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म था उसी को डेवलप्ड किया, उसी को मॉडिफाइड किया और दिया उसने कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो Weiss developed a theory or to determine the condition for spontaneous magnetization of ferromagnetic substance on the line of Lenz's theory of paramagnetism. He assumed in his theory that the molecules of this substance influence the magnetic moments of each other. Hence, there is an internal field inside the substance due to interaction between the molecular magnets of this substance. This internal magnetic field is directly proportional to the intensity of magnetization of this substance. So, Weiss assumed in his theory that the molecules of this substance influence the magnetic moments of each other. तो सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट्स को इन्फ्लुएंस कर जाता है, इसलिए देयर इज एन इंटरनल फील्ड इनसाइड द सब्सटेंस, जिस कारण से सब्सटेंस के अंदर मॉलिकुलर मैग्नेट्स के इंटरेक्शन के कारण क्या होता है, अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, दिस इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ दिस सब्सटेंस। ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ दिस सब्सटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या? एच आई। एच आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। एच आई इक्वल टू सी आई, वेयर सी इज ए कॉन्स्टेंट। हेंस द इफेक्टिव फील्ड इनसाइड द सब्सटेंस इज एच इक्वल टू एच प्लस एच आई, वेयर एच क्या है? एच इज अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑन दिस सब्सटेंस। तो एच इक्वल टू क्या हो गया? एच प्लस सी आई। एच आई का वैल्यू क्या है? सी आई। इक्वेशन 1 से अकॉर्डिंग टू लेंजविन्स थ्योरी द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ दिस सब्सटेंस इज आई इक्वल टू क्या होता है? आई एस एल अल्फा। आई एस क्या है? सेचुरेशन वैल्यू ऑफ द इंटेंसिटी है, वेयर आई एस इज द सेचुरेशन वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी एंड एल अल्फा क्या था? एल अल्फा क्या था? लेंजविन्स फंक्शन था। और एल अल्फा का वैल्यू क्या था? एल अल्फा का वैल्यू था कोट हाइपरबोलिक अल्फा माइनस 1/अल्फा। और इसको इसको क्या करते हैं? लेंजविन्स फंक्शन। द वैल्यू ऑफ एल अल्फा एट हाई टेम्परेचर एंड स्मॉल मैग्नेटाइजेशन फील्ड इस क्या होता था? एल अल्फा इक्वल टू अल्फा बाई 3। हम लोगों ने क्लास 17 में क्या पढ़ा था? क्लास 17 लेंजविन्स थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म हम लोगों ने पढ़ा क्लास 17 में, जो कि इंपॉर्टेंट है। और चैनल को सारा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो द वैल्यू ऑफ एल अल्फा एट हाई टेम्परेचर एंड स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इज क्या था? एल अल्फा इक्वल टू अल्फा बाई 3। तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा? एम एच बाई के टी। इक्वेशन 4 हो गया। फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एच इज रिप्लेस्ड बाय एच ई इन इक्वेशन 4। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए एच की जगह क्या कर देंगे? एच ई कर देंगे, इफेक्टिव एक्सटर्नल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो एच बराबर क्या हो गया? एम एच ई बाई के टी। एच ई का वैल्यू रख देंगे। एच ई का वैल्यू क्या था इक्वेशन 2 में? एच प्लस सी आई। इसको इक्वेशन 5 मान लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव आई इक्वल टू आई एस एल अल्फा। आई एस कर देंगे, आई एस की जगह कर देंगे हम लोग एम एन, और अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा बाई 3। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम एन बाई 3 एम बाई के टी एच प्लस सी आई। अल्फा का वैल्यू रख देंगे इक्वेशन 5 से। Here m is the magnetic moment of each molecular magnet and n the number of molecular magnets per unit volume. Alright, m क्या है? Magnetic moment of each molecular magnet and n क्या है? Number of molecular magnets per unit volume. Therefore I equal to क्या हो जाएगा? m square n by 3 kt into h plus ci. I equal to क्या हो गया? m square n by 3 kt into h plus m square n ci by 3 kt। इसको m square n ci by 3 kt को जो है इक्वल 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 टू इस तरफ लिखाते हैं। तो क्या हो जाएगा? आई माइनस एम स्क्वायर एन सी आई बाई 3 के टी इक्वल टू एम स्क्वायर एन बाई 3 के टी इंटू एच। आई बाई टी कॉमन ले लेते हैं तो क्या होता है? टी माइनस एम स्क्वायर एन सी बाई 3 के इक्वल टू एम स्क्वायर एन बाई 3 के टी इंटू एच। टी टी कैंसिल कर देते हैं। यहाँ बचता है आई बाई एच इक्वल टू आई बाई एच इंटू टी माइनस एम स्क्वायर एन सी बाई 3 के इक्वल टू एम स्क्वायर एन बाई 3 के। आई बाई एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर एन बाई 3 के बाय टी माइनस एम स्क्वायर एन सी बाई 3 के। Here the magnetic susceptibility of ferromagnetic substance is given by का इक्वल टू क्या होता है? आई बाई एच। आई बाई एच का वैल्यू क्या निकाले हम लोग? एम स्क्वायर एन बाई 3 के बाय टी माइनस एम स्क्वायर एन सी बाई 3 के। एम स्क्वायर एन बाई 3 के को मान लेते हैं के, और एम स्क्वायर एन सी बाई 3 के को मान लेते हैं थीटा सी। तो का इक्वल टू क्या हो जाएगा? के बाय टी माइनस थीटा सी। इक्वेशन 6 वेयर के क्या है? एम स्क्वायर एन बाई 3 के एक कॉन्स्टेंट है,
और थीटा सी क्या है, एम स्क्वायर एन सी बाय 3 का, ये क्यूरीज टेम्परेचर है। इसको इक्वेशन 7 मान लेते हैं हम लोग। दिस इज नॉन एज क्यूरीज विस लॉ फॉर फेरोमैग्नेटिक मैग्नेटिक सब्सटेंस विच इज true about the temperature theta c called Curie's temperature. This relation also gives the intimate relation between the paramagnetic substance and ferromagnetic substance. अब हमको क्या निकालना है, कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन ऑफ दिस सब्सटेंस। टू ऑब्टेन द कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन ऑफ दिस सब्सटेंस वी कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन। अल्फा इक्वल टू क्या होता है, एम एच बाय 3 के टी, एच का वैल्यू क्या रख देंगे तो क्या हो गया, अल्फा इक्वल टू एम बाय के टी इंटू एच प्लस सी आई। तो के टी को क्या किए, बराबर को सब लिख गए तो क्या हो गया, के टी बाय एम इंटू अल्फा इक्वल टू एच प्लस सी आई हो जाएगा। फॉर स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू जीरो, एक्सटर्नल फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। That is in the absence of external field, magnetic field, kt by m इंटू सी अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी आई, जब h जीरो हो जाएगा तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, kt बाय सी एम इंटू अल्फा। तो i बाय आई एस से दोनों तरफ भाग देते हैं, इस तरफ आई एस क्या है, एम एन के इक्वल होता है, तो इस तरफ आई बटे आई एस इक्वल टू के टी बाय सी एम इंटू अल्फा इंटू 1 बाय एन एम एन। तो आई बाई एस इक्वल टू क्या हो गया, के टी बाय सी एन एम स्क्वायर इंटू अल्फा। तो आई बटे आई एस इक्वल टू टी बाय 3 डेटा सी इंटू अल्फा। थीटा सी क्या था, सी एन एम स्क्वायर बाय 3 के। इक्वेशन 8 इसको मान लेते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज गिवन बाय आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एस एल अल्फा। तो आई बाय आई एस इक्वल टू एल अल्फा, इक्वेशन 9 मान लेते हैं हम लोग। The condition for spontaneous magnetization can be obtained by graphical solution of equation 8 and 9. जब इक्वेशन 8 और 9 का ग्राफिकल सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। तो फॉर दिस वी ड्रॉ द कर्व्स फॉर आई बटे आई एस अगेंस्ट अल्फा ऑन दी सेम ग्राफ पेपर। आई बटे आई एस का अल्फा के रिस्पेक्ट में, अल्फा के अगेंस्ट में हम लोग क्या करते हैं, कर्व खींचते हैं। द नेचर ऑफ द कर्व प्लॉटेड बिटवीन आई बाय थीटा सी अल्फा, जो कि आई बटे आई एस है, अगेंस्ट अल्फा इज अ स्ट्रेट लाइन। जो हम लोग खींचते हैं वो क्या निकलता है, स्ट्रेट लाइन निकलता है। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन वो स्लोप इज टी बाय 3 थीटा सी। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकलता है, जिसका स्लोप क्या है, स्लोप है आई टी बटे 3 थीटा सी, यही ना है। हाँ, द कर्व प्लॉटेड फॉर एल अल्फा अगेंस्ट अल्फा इज लेंजविन्स कर्व। और इस कर्व को हम लोग क्या करते हैं, लेंजविन्स कर्व। बोथ दी कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ एंड पी। एट पॉइंट ओ एंड पी पे काटता है दूसरे को। द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ बोथ दी कर्व्स एट नॉन जीरो पॉइंट गिव द कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। जब नॉन जीरो पॉइंट पे एक दूसरे को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो इसको हम लोग वो क्या हो गया, वही हो गया क्या, वही हो गया कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। Hence point P corresponds the condition for stable spontaneous magnetization for the interaction of both the curves. तो ये हो गया जीरो, नॉन जीरो पे क्या है, पॉइंट P है, तो पॉइंट P ही क्या होगा, कंडीशन फॉर स्टेबल स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन फॉर इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द कर्व्स। द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन मस्ट बी लेस देन जीरो। इससे क्या होगा, जो स्ट्रेट लाइन का स्लोप होगा वो लेस देन जीरो होगा। तो आई बाय 3 थीटा सी क्या करते हैं, आई बटे थीटा सी लेस देन 1 होगा। तो आई बटे थीटा सी लेस देन 1 बटे 3 तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो टी क्या हो जाएगा, लेस देन थीटा सी। और थीटा सी क्या है, क्यूरियस टेम्परेचर है। दस फॉर स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सब्सटेंस इट्स टेम्परेचर मस्ट बी लेस देन द क्यूरियस टेम्परेचर। Thus theta c is the temperature below which a substance will show spontaneous magnetization. अब हम लोग थोड़ा सा डोमेन पढ़ लेते हैं, एग्जाम में पूछ लेता है। डोमेन थ्योरी according to which in a ferromagnetic substance these are small regions of spontaneous magnetization called domains. ये क्या होता है, विश के अनुसार फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो होता है उसमें स्मॉल रीजन्स होता है स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन का, उसको हम लोग कहते हैं डोमेन्स। विच विदिन ईच डोमेन द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ द एटम्स आर अलाइंड इन वन डायरेक्शन। तो इस डोमेन में क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ द एटम्स आर अलाइंड इन वन डायरेक्शन बट द डायरेक्शन ऑफ नाइबरिंग डोमेन्स आर रैंडम। लेकिन जो आसपास का डोमेन्स का होता है वो उसका डायरेक्शन क्या होता है, रैंडम, किसी का इधर होता है किसी का उधर होता है, यही आपका बोल रहा है यहाँ रैंडम। तो
सो डेट द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्पेसिमेन इज जीरो। इस प्रकार से क्या होता है, टोटल का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि सबका रेंडमली हो क्या होता है, नाइबरिंग डोमेन्स का इधर उधर होता रहता है। तो हिंस फॉर द स्पेसिमेन टू एग्जिबिट बल्क मैग्नेटाइजेशन द अलाइनमेंट ऑफ सम मैग्नेटाइजेशन वेक्टर्स पैरेलल टू द अप्लाइड फील्ड इज नेसेसरी। तो कुछ का क्या होना चाहिए, वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होना चाहिए, डायरेक्शन पैरेलल होना चाहिए डायरेक्शन। In stronger magnetic field, the domain suddenly rotate by 90 degree or 180 degree into parallelism with the crystal axis, which is nearer to the direction of the external field. Figure C. Figure C देखिए, H2 इस डायरेक्शन में है तो क्या होता है, फ्लिप मार लेता है कितना का, 90 डिग्री वो और 180 डिग्री का। इन वेरी स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, in very strong magnetic field, the domains are rotated continuously into parallelism within the external field and the entire specimen becomes saturated. और जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाएगा, सभी क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, एंड द इंटायर स्पेसिमेन बिकम्स क्या हो जाएगा, सेचुरेटेड हो जाएगा। बेसिकली डोमेन थ्योरी कहता क्या है कि in a ferromagnetic substance there are small regions of spontaneous magnetization, जिसको हम लोग कहते हैं डोमेन्स। और प्रत्येक डोमेन में क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द एटम्स क्या होता है, वन डायरेक्शन में अलाइंड होता है, लेकिन बट द डायरेक्शन ऑफ नाइबरिंग डोमेन्स क्या होता है, वो रैंडम होता है। इस प्रकार से क्या होता है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट स्पेसिमेन का हो जाता है जीरो। हेंस फॉर द स्पेसिमेन टू एग्जिबिट बल्क मैग्नेटाइजेशन, बल्क मैग्नेटाइजेशन को एग्जिबिट करने के लिए द अलाइनमेंट ऑफ सम मैग्नेटाइजेशन वेक्टर्स क्या हो जाता है, वो पैरेलल टू द अप्लाइड फील्ड हो जाता है कुछ। द डोमेन सडनली रोटेट बाय 90 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री, ठीक। 90 डिग्री देखिए डायरेक्ट क्या होता है, H1 से H2 में देखिए क्या हुआ, 90 डिग्री और 180 डिग्री का क्या होता है, रोटेशन मार लेता है, और ये पैरेललिज्म टू द क्रिस्टल एक्सिस H2 के पैरेलल होने की कोशिश करता है। इन वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड द डोमेन्स आर रोटेटेड कंटिन्यूसली इनटू पैरेललिज्म विद द एक्सटर्नल फील्ड। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में ये जो बल्क है वो डायरेक्ट वो एक्सटर्नल फील्ड के कंटिन्यूसली होने की कोशिश करेगा, H3 के ये पैरेलल हो जाता है, H3 के पैरेलल हो जाता है, और into the parallelism with the external field and the entire specimen becomes saturated। तो entire specimen का डोमेन्स क्या हो जाता है, the magnetic moment of atoms वो कभी होता है कि एक्सटर्नल फील्ड के पैरेलल हो जाता है, और यही आपका था डोमेन थ्योरी। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा सी यू, साइनिंग आउट, गॉड ब्लेस यू ऑल।